सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में दीपावली का पर्व मन रहा है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बिहार में चुनाव खत्म हुए हैं और बिहार के चुनावों ने एक देश में नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। किस तरह से माहौल बदलेगा, क्या आने वाले चुनावों पर इसका राजनीतिक असर पड़ेगा। दूसरी एक बहस शुरू हुई कि जो एग्जिट पोल्स थे या प्री पोल जो सर्वे किए गए थे, उनका कोई मायने होता है, क्या वो सही रास्ता दिखाते हैं चुनावी रणनीति को लेकर या चुनाव के नतीजों को लेकर, या फिर वो कुछ लोगों का आरोप है कि वो मैनेज्ड पोल होते हैं और उनका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति को और खासतौर से चुनावी राजनीति को लंबे समय से बहुत गंभीरता से देखने वाले इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट संजय कुमार साहब, प्रोफेसर संजय कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं। सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं, लोकनीति कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा चुनावी सर्वे करते रहते हैं और उनके नतीजे बहुत करीब होते हैं। संजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। बिहार के चुनाव हुए और जो चुनाव नतीजे आए, मैं आपसे सबसे पहले उन्हें डिकोड करने के लिए समझना चाहता हूँ। कैसे डिकोड करते हैं हम? देखिए, चुनाव के नतीजे आ गए। एक गठबंधन की जीत हुई, एनडीए को 125 सीटें आई हैं और महागठबंधन के पाले में 110 सीटें हुई। अगर आप वोट प्रतिशत को देखें तो दोनों गठबंधन का वोट एकदम बराबर है, बिल्कुल बराबर। 30% वोट एनडीए के पास है और 37.2% वोट महागठबंधन के पास है। और अगर इसको एक्चुअल नंबर्स में देखें तो दोनों में अंतर कितना है? 12,224 मतों का सिर्फ अंतर है। 12,224 मत एनडीए के पक्ष में ज्यादा मिले हैं। ये जरूर है कि चुनाव है तो एक पार्टी या एक गठबंधन की जीत होगी और दूसरी की हार हुई है, लेकिन इसे समझने में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि इसके मैसेज क्या है। मेरे अनुमान से, अगर मैं इसको गंभीरता से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है। नीतीश कुमार के पक्ष के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत साफ दिखाई पड़ती थी, एनडीए के खिलाफ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती। और चूंकि इसमें एनडीए में बीजेपी एक अलायंस पार्टनर है और बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया जिस वजह से एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ ये मुझे ऐसा दिखता है कि ये वोट नीतीश कुमार के खिलाफ है और कहीं ना कहीं इसमें काफी बदलाव के संकेत मिल रहे थे। बदलाव की हवा बहती हुई हमें बिहार में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये हवा आंधी में नहीं बदल पाई और ये हवा बस इतनी ही तेज चली कि 3 महीने पहले जो लगता था कि चुनाव में कुछ है ही नहीं, एनडीए एक बड़ी जीत हासिल करेगी बिहार में, वहां से हटकर चुनाव एकदम कांटे का हो गया, कांटे का मुकाबला रहा। लेकिन ये हवा इतनी तेज नहीं बही कि सरकार को उखाड़ फेंके और एक नई सरकार राज्य में ला सके। तो जब आपने कहा कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश का एक मैसेज है, भले सरकार बन रही है, तो क्या इस बात को आप एंडोर्स करते हैं जो तेजस्वी कह रहे हैं कि जनता का जनादेश तो उनके पक्ष में है, चुनाव आयोग का जो आदेश है, फैसला है, वो एनडीए के पक्ष में है? ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सचमुच जनता का जनादेश उनके पक्ष में है। अगर उनके पक्ष में स्पष्ट रूप से जनादेश होता तो उनकी पार्टी या उनके गठबंधन को जीत हासिल करनी चाहिए थी, उनके वोट ज्यादा होने चाहिए थे। तो एक डायरेक्शन दिखता है कि जनता के मन में बदलाव की उम्मीद या भावना उमड़ रही थी। जनता चाहती कि बदलाव हो, लेकिन चूंकि एनडीए महागठबंधन ने एक डिसिसिव लीड नहीं हासिल की, इससे ये संकेत मिलते हैं कि लोगों के मन में बदलाव की भावना तो थी, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने इतना भरोसा नहीं जगाया लोगों के बीच में कि लोग एक तरफा शिफ्ट करें। लोगों में शिफ्ट हुआ। कुछ लोग मतदाता ऐसे थे जिन्हें लगने लगा था कि तेजस्वी यादव में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व से इतना भरोसा नहीं पैदा कर पाए जिससे कि एक बड़ा स्विंग उनके फेवर में हो। तो मैं इस बात को भी नहीं मानता कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता का जनादेश उनके पक्ष में है, लेकिन ये जरूर है कि उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पूरी बाहें फैला करके जनता ने उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया। इसकी क्या कमी मानते हैं? क्या जनता की कमी मानते हैं या महागठबंधन की रणनीति को आप किस तरह से डिकोड करते हैं? उसमें क्या क्या गलती? कई चीजें हैं।
कई चीजें हैं। महागठबंधन की रणनीति पर अगर हम आते हैं, ये ठीक है, उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसमें एक तरह से उनको अगर छोड़ दें आरजेडी को तो 5 पार्टियां थी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल। लेकिन उन्हें इस बात का प्रयास करना चाहिए था कि वो विकासशील इंसाफ पार्टी या फिर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा या दोनों को अपने पाले में रख पाते। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा होती, ये जो 8 सीटें वो जीत करके एनडीए के पक्ष में एक तरह से उन्होंने दे दिया, ये आज आरजेडी के गठबंधन के पक्ष में होता, चीजें बदल गई होती। और अगर सीटों को भी बढ़ जाता, ये 8 सीटों का भी बढ़ सकता था यदि वो दोनों साथ। 8 सीटें, देखिए 8 सीटें 6 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 8 का 12 भी हो सकता था। लेकिन ये जरूर है अगर हम सीटों को छोड़ दें और देखें जनाधार कैसे बदलता। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के इधर अगर वो आरजेडी के पक्ष में होते तो दलित मतदाताओं का वोट इनकी तरफ आता। विकासशील इंसाफ पार्टी मुकेश साहनी अगर इनके पक्ष में होते तो लोअर ओबीसी का वोट इनकी तरफ आता। और अगर इन दो समुदाय का वोट आरजेडी गठबंधन के पक्ष में आता तो इनका जनाधार बड़ा होता, इनका वोट प्रतिशत और बढ़ता। और अगर इनका वोट प्रतिशत 2% भी ज्यादा होता तो काफी एक तरह से डिसिसिव लीड लेते, डिसिसिव जीत हासिल करते। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि 70 सीटें कांग्रेस को देना एक तरह से मिस्टेक थी। मुझे तो लगता है कि इन दो पार्टियों को अगर शामिल किया गया होता और कांग्रेस के पाले का जो कांग्रेस के हिस्से की जो 70 सीटें थी उनमें से कुछ सीटों को काट के इनको दे दिया गया होता तो चीजें बहुत अलग होती। ये तो स्ट्रैटेजी तौर पर एमआईएम को भी जोड़ने, फिर आपसे आगे बात करें, क्या आपको लगता है कि एमआईएम जो है ऑल इंडिया बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन जितना बड़ा होता उतना फायदा होता। आपने एमआईएम का जिक्र किया, बिल्कुल। अगर आप देखें एमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहा, कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा। 5 सीटें एमआईएम जीत रही है। तो ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। अब आप ये समझिए अगर एमआईएम का भी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ होता तो ये चीजें कितनी बदल गई होती। तो गठबंधन के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अब इसको मिस्टेक तो हम तभी कह रहे हैं चूंकि गठबंधन चुनाव जीत नहीं पाई। लेकिन अगर चुनाव जीत भी जाती तो ये मिस्टेक ही होता, क्योंकि ये जिन 3 पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं ये अलग अलग तरह के वोटरों को गठबंधन में शामिल करते, कोई ओवरलैप नहीं है। एमआईएम के गठबंधन से मुस्लिम वोट और कंसोलिडेटेड होता है, जिसका जिक्र मैंने पहले कहा। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के आने से दलित वोट इनके पक्ष में आता और मुकेश साहनी के आने से लोअर ओबीसी का वोट भी इनके पक्ष में आता। निश्चित रूप से एक बड़ा ब्लॉक इन्होंने छोड़ दिया। इन तीनों को अगर अपने गठबंधन में नहीं ला पाए तो एक बड़ा ब्लॉक जो महागठबंधन की तरफ वोट कर सकता था उसने महागठबंधन की तरफ वोट नहीं किया। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश, तेजस्वी के खिलाफ सपोर्ट में उस तरह का जनादेश नहीं आया। यदि नीतीश कुमार की यानी जेडीयू की सीट्स देखें तो आधी के करीबन हो गए हैं, 71 से 40 पर 43 पर पहुंच गई है। तो इसका मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ तो साफ साफ जनादेश था। इसे जो महागठबंधन है वो वोटर्स के जो गुस्सा था उसे एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। आप ऐसे देखते? देखिए, अगर मैं इस बात को दोबारा कहना चाहूँ कि खिलाफ जनादेश, हाँ देखिए, उनके नीतीश के खिलाफ जनादेश किस प्रकार का था। बदलाव की एक भावना थी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से नाराजगी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसे लोग उनके हार जाएं, 10 मिनिस्टर्स उनके हार जाएं और सीटें आधी हो जाएं। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ संकेत, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जनादेश उनके खिलाफ, लोग बदलाव चाहते थे। बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत मुखर नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था कि 15 साल बहुत होता है, हमें अब नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जितना नीतीश कुमार ने काम किया उससे भी बेहतर काम कर सके। तो ये भावना बहुत मुखर थी। और पिछले दिनों जो 3-4 सालों में कुछ एक तरह से सरकार का कामकाज इस तरह का रहा जिससे आम नागरिक बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई पड़े। पटना फ्लड की बात होती है, कोविड के समय माइग्रेंट जिस तरह से बिहार आ रहे थे और उसको जिस तरह से हैंडल किया गया, इन सब चीजों से लेकर नाराजगी थी। हमारे सर्वेक्षण के आंकड़े बड़े साफ दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी और हमारे सर्वेक्षण के सारे सर्वेक्षण इस ओर सूचित कर रहे थे, इस ओर इंकित कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिर रही है।
और अगर उनको उनकी पुष्टि चुनाव के नतीजे कर रहे हैं, उनकी सीटें 47 हो गई, वोट प्रतिशत नीचे चला गया, ये सारी इस बात की ओर संकेत करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं, मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिर गई थी। और ये जो वोट है, ये कहीं ना कहीं एक बदलाव, नीतीश कुमार को अब हम बदलना चाहते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ वोट है। लेकिन ये वोट एक मुश्त आरजेडी गठबंधन के पाले में नहीं गया। ऐसे लोग जो नीतीश कुमार को वोट नहीं करना चाहते थे, चाहते थे कि कोई बदलाव हो, वो वोट कहीं ना कहीं बिखर गया। अगर ये पूरा का पूरा ट्रांसफर उधर हो गया होता तो महागठबंधन का प्रदर्शन और कहीं बेहतर होता। आप देखिए अदर्स की का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वोटों के आधार पे। 25% वोट आए हैं अदर्स को, जिसमें एलजेपी भी शामिल है। तो ये एंटी नीतीश कुमार का वोट जो है वो बिखर गया। आप एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआईएमआईएम को जो वोट मिले वो नीतीश कुमार के वोटर थे, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी नीतीश वोट जो बिखर गया, जिससे महागठबंधन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना वो उम्मीद कर रही थी। जो आपका सर्वे है सीएसडीएस का, उसमें एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने लिखा कि जो लोग नीतीश कुमार को नहीं चाहते थे असेसमेंट के तौर पर, वो 40% लोग हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। 36% थे जो दूसरा चांस देना चाहते थे। लेकिन 10% लोग ऐसे थे जो नीतीश कुमार के बिना उस सरकार को, मतलब नीतीश कुमार यदि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं हो तो दे सकते थे। तो यानी 50% लोग नीतीश कुमार के खिलाफ थे। इसको यदि पॉलिटिकल सवाल के तौर पर देखें तो क्या नीतीश कुमार की बजाय एनडीए दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करता तो ज्यादा मजबूत सरकार आ सकती थी? ये इफ्स एंड बट्स तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्या एनडीए के लिए संभव था चुनाव के पहले एक नए चेहरे की तलाश करना और उस चेहरे पे सहमति हो जाती? मुझे लगता है जिस तरह की दिक्कतें एनडीए को नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने में था, उससे शायद कहीं ज्यादा दिक्कतें हो जाती अगर एनडीए ये प्रयास भी करता कि किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए, चाहे वो चेहरा जेडीयू की तरफ से हो और चाहे वो चेहरा बीजेपी की तरफ से हो। जेडीयू के अंदर में नए चेहरे की तलाश तो बिल्कुल असंभव काम था। और बीजेपी के अंदर में एक चेहरे की तलाश या किसी एक चेहरे पर सहमति बीजेपी के अंदर में हो जाए, वो तो अपने आप में एक टेढ़ी खीर थी। और तो चॉइस बहुत मुश्किल था। नीतीश कुमार के चेहरे को हटा के दूसरे चेहरे को सामने लाके चुनाव लड़ना, मुझे लगता है ये बहुत ही संकट का मामला था बीजेपी और एनडीए के लिए। इसी वजह से इस पे कोई सोच विचार भी नहीं किया गया। मतलब नीतीश कुमार मजबूरी का चेहरा है एनडीए का, लगभग ऐसा कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के आधे समर्थक वोटर ये चाहते नहीं थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया जाए एनडीए के द्वारा। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी अपने अंदर में कोई चेहरा तलाश नहीं कर पाती जिसपे सहमति हो पाती। जेडीयू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता कि वो नीतीश कुमार का चेहरा हटाकर किसी और को सामने लाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में तो ये बिल्कुल मजबूरी थी कि वो 2020 का चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़े। आपने कहा कि बीजेपी के आधे से ज्यादा वोटर नहीं चाहते थे नीतीश कुमार को। सर्वे जो सीएसडीएस का है वो जो कह रहा है उसको मैं समझना चाहता हूँ कि जेडीयू और एचएएम का जो कॉम्बिनेशन था सारा, उसमें जहां पर जेडीयू की सीटें थी, जहां मतलब जेडीयू कैंडिडेट लड़ रहे थे, वहां जेडीयू के वोटर ने 75% वोट दिया और बीजेपी का जो वोटर था उसने 55% लोगों ने जेडीयू को वोट दिया। दूसरी तरफ जब बीजेपी की सीट्स जहां पर थी वहां जेडीयू के वोटर्स ने 70% वोट दिया, जेडीयू और अदर्स जो भी थे उनके, और बीजेपी के वोटर्स ने 75% दिया। तो जो बात हो रही है अपेरेंटली या कहें इनडायरेक्टली कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। पहली बात, एलजेपी को लेकर जो आरोप लगता रहा कि एलजेपी उनके वोट कटुआ पार्टी के तौर पे खड़ी रही, एलजेपी को लेकर बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया। दूसरा, लेकिन ये तो बीजेपी के वोटर से साफ नजर आ रहा है कि उसे जेडीयू का साथ पसंद नहीं था। देखिए आंकड़े क्या करते हैं विजय जी, आंकड़े तो जो जमीनी हकीकत है उसी को एक तरह से एग्रीगेट करके हमारे सामने पेश करते हैं। जो मनस्थिति होती है वोटरों की, यही मनस्थिति थी वोटरों की, खासकर बीजेपी के वोटरों की। जब हमने सर्वेक्षण किया, इसी मनस्थिति को हमने कैप्चर किया और इसी की एक एनालिसिस करके हम दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े जो फीलिंग थी लोगों की, जो लोगों के विचार थे, जो लोगों के पॉलिटिकल प्रेफरेंस थे,
उसी को एग्रीगेट करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लगभग आधे वोटर ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार का को हम वोट करें, नीतीश कुमार का चेहरा हो, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। हालांकि जेडीयू के वोटरों ने तो फिर भी उनमें 70% लोगों ने उनके वोटरों ने बीजेपी के लिए वोट किया, लेकिन ऐसा बीजेपी के वोटरों ने शायद नहीं किया। और जो रिजल्ट्स जिस तरह के आए हैं, दोनों पार्टियों के प्रदर्शन में आसमान जमीन का अंतर है। ये उस बात की पुष्टि करता है। इस एक बात का जिक्र आपने कर दिया कि चिराग पासवान भी एक फैक्टर रहे, लेकिन सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ चिराग पासवान फैक्टर के कारण ही जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी रोल रहा। उनका एंथुजियाज्म नहीं था नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी की और वजह नीतीश कुमार की अपनी गिरती पॉपुलैरिटी भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है जेडीयू के खराब प्रदर्शन में। से आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, इतना मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक और एल्गोरिथम करते हैं। मेरे को तो सीधा सा समझाइए, मेरे जैसा जो कम पढ़ा आदमी होता है उसको समझाइए कि क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार जेडीयू हारे? 3 कारण। एक वोटर 55% वोट दिया, आधे लोगों ने वोट दिया जेडीयू को। दूसरा, क्या इसे मैं बीजेपी लीडरशिप का फेलियर या कमजोरी मानता हूँ कि उन्होंने अपने वोटर्स को इस बात के लिए, जब अलायंस बनाया है गठबंधन का, तो वो वोट शिफ्ट करें। तीसरी बात, क्या बीजेपी लीडरशिप ऐसा चाहती थी? 3 बातों का आपने जिक्र किया, 3 शार्प प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल साफ है कि जेडीयू के खराब प्रदर्शन में और कारणों के साथ साथ ये भी एक स्पष्ट कारण है कि बीजेपी के वोटरों ने जेडीयू के लिए के कैंडिडेट्स के लिए खुलकर वोट नहीं किया। ये आंकड़े जिनका आपने जिक्र किया ये इस बात की पुष्टि करते हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के कारण भी बीजेपी के वर्करों का एंथुजियास्टिक नीतीश कुमार के लिए नहीं होना, ये एक बड़ा कारण रहा है जेडीयू के खराब प्रदर्शन में। दूसरी बात, क्या बीजेपी के लीडरशिप का फेलियर कहें या एक स्ट्रैटेजी रही, ये हमारे सर्वेक्षण या हमारा स्टडी किसी भी तौर पे इसको पकड़ पाने में बिल्कुल असंभव है। लेकिन जो कुछ वहां जमीनी हकीकत थी, जो जमीन पे चर्चाएं चल रही थी, कार्यकर्ता जिस तरह से बात कर रहे थे, इसमें लीडरशिप की फेलियर से ज्यादा कहीं एक स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती थी। क्योंकि लीडरशिप ने कभी प्रयास नहीं किया। बराबर बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने इस बात की पुष्टि वो हमेशा करते रहे कि नहीं, चाहे सीटें कम हो चाहे सीटें ज्यादा हो, बिल्कुल एक जैसे रिकॉर्डेड था, रटा रटाया स्टेटमेंट था, सीटें कम हो या ज्यादा हो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब जब तेजस्वी यादव, जब चिराग पासवान ने एक तरह से बहुत वेहिमेंट अटैक किया नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और चिराग पासवान उनको कहते हैं कि हम इनको जेल भेज देंगे। तो आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उन्हें जेल भेज देंगे, और आप अपने सहयोगी, आप अपने मुख्यमंत्री के जो चेहरा है उसके समर्थन में खुल के नहीं आते। तो इसको फेलियर कहें या इसको स्ट्रैटेजी कहें, या इसको एक क्लेवर पॉलिटिक्स कहें, अब ये तो चीज दर्शकों पे छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है फेलियर नहीं है। बीजेपी की इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो चाहती इन सब चीजों को ओवरकम कर सकती थी। कभी उन्होंने खुल करके मंच से इस बात के लिए बयान नहीं दिया नीतीश कुमार के समर्थन में कि क्या उनकी उपलब्धियां क्या हैं, क्या उन पर सचमुच कोई करप्शन के दाग हैं, क्या उनको सचमुच जेल भेजा जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में न तो कोई स्पष्टीकरण हुआ, न वो खुल के सामने आए। तो कुल मिलाकर के ये देखने को मिलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक चिराग पासवान को भी इसी रणनीति दूसरी तरह की राजनीति खेल रही थी। चिराग पासवान को भी इसी रणनीति का हिस्सा मानते हैं? इस बात की चर्चा तो बहुत हो रही है कि चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे थे, जिस तरह से खुल के कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी इस बात का खंडन कर सकती थी, बीजेपी इस बात की सफाई दे सकती थी, बीजेपी चिराग पासवान को काम डाउन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का प्रयास नहीं किया। अगर उन्होंने किसी तरह का प्रयास नहीं किया कि एलजेपी या चिराग पासवान को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उनको मॉडरेट किया जाए, तो लगता है लोगों को कि ये चिराग पासवान भी इसी स्ट्रैटेजी का एक तरह से एक
उसके पार्ट रहे हैं। डेवलपमेंट और हुआ था सर, शायद सेकंड फेज के वक्त, सेकंड फेज के चुनाव से पहले, जब बीजेपी का एक विज्ञापन आया जिसमें प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ था कि मोदी है तो भरोसा है, और उसमें नीतीश कुमार का चेहरा नहीं था। क्या कम से कम ये जो विज्ञापन था, ये बीजेपी वोटर को तो मैसेज दे ही रहा था, यदि औरों को नहीं दे रहा हो तो? नहीं, बिल्कुल मैसेज दे रहा था कि भाई आप बीजेपी को कमजोर मत समझें। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कमान संभाले हुए हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, और भले ही आपका भरोसा जेडीयू के उम्मीदवारों पर न हो, मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं नीतीश कुमार पर न हो, लेकिन आप बीजेपी के लिए खुलकर वोट करें, बढ़ चढ़ कर वोट करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाला हुआ है, और ये जो लाइन जो है, मोदी है तो भरोसा है, तो इसी बात को दर्शाता है। और बीजेपी के वर्कर्स को एंथुजियास्टिक और गोलबंद करने का प्रयास रहा, और बीजेपी के वर्कर और सपोर्टर गोलबंद हुए। चुनाव के नतीजे इस बात को साफ दर्शा रहे हैं। लेकिन इससे उलट आपका सर्वे में, स्टडी में एक बात और आती है कि ये चुनाव अगर जीते हैं नीतीश कुमार, तो मोदी जी की वजह से ही जीते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज से जीते हैं। और मोदी खुलकर जब थर्ड फेज में, जब आप थर्ड फेज को भी जिस तरह से चेंज हुआ है, स्विंग हुआ है, वो मोदी के भाषण और मोदी की चिट्ठी या जो भी कहें उसकी वजह से हुआ है। मतलब मोदी की वजह से ही जीते हैं नीतीश कुमार। काफी संकेत है इस बात के कि अगर प्रधानमंत्री, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियां नहीं की होती, एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया होता, खुलकर सामने नहीं आए होते, तो चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। लेकिन क्या हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कैंपेन किया, चिट्ठी लिखी, और जिस तरह से उन्होंने अपील की, जिस तरह से उनकी होर्डिंग लगी, इससे क्या जेडीयू के वोटों में भी इजाफा हुआ? क्या जेडीयू का प्रदर्शन भी जो और नीचे जा सकता था, वो बहुत नीचे जाने से वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों ने उसको रोक पाया? कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से, प्रधानमंत्री मोदी के अपील से, जिस तरह से उन्होंने इन चुनाव में इंटरेस्ट लिया, उससे बीजेपी का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जेडीयू के गिरती जो ग्राफ थी उसको भी रोकने में उन्होंने कहीं मदद की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने बहुत उसको इजाफा किया उनके वोटों में, लेकिन उनका जो ग्राफ लगातार गिरता हुआ दिख रहा था, उसको कहीं ना कहीं वो थाम पाए, उसको रोक पाए। तो काफी हद तक नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देनी चाहिए नीतीश कुमार की अपने जीत के लिए, या एनडीए की जीत के लिए। काफी हद तक एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, या प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई ये जीत। एक और फैक्टर जो वुमेन वोटर का है, महिला वोटर्स का है, आपने भी लिखा है और बीजेपी ने भी उसको डिकोड किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो साइलेंट वोटर था जिसने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन मैं, उससे मेरी गलती हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपकी जो सीट्स हैं उनको मैं अगर देखूं तो उसमें 55 सीटें, 166 सीटें जिस पर महिलाओं को ने ज्यादा वोट दिया है, उसमें से 55 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जेडीयू को 37 मिली हैं, आरजेडी को 44 मिली है। तो इतना बड़ा फर्क तो नहीं दिखता है मुझे कि महिलाओं ने केवल एनडीए को वोट दिया हो। दूसरी बात, ये साइलेंट वोटर कहाँ हैं, जिसको मैं आपसे सेफोलॉजिस्ट के तौर पे बाद में सवाल करूंगा, कि इस बार जो महिला वोट है वो भी ज्यादा वोट नहीं है। पिछले वाला जो वोट परसेंटेज है महिलाओं का, वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा है। ये 2015 60.48% महिलाओं ने वोट दिया था, और पुरुषों के मुकाबले 53.32% था, और इस बार 59.69 है, 54.58 मेल्स का है। तो कायदे से तो पिछली बार के मुकाबले ये अंतर कम है। तो फिर ऐसा क्या कमाल कर दिया महिलाओं ने, या ये आप केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात का जिक्र बार बार कर रहा हूं, और एकदम कंसिस्टेंट मेरा आर्गुमेंट है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि महिलाओं का वोट एनडीए की तरफ झुका हुआ है, लेकिन वो झुका हुआ थोड़ा झुका हुआ है। जितना ओवर स्टेटमेंट हो रहा है, जितनी बातें ज्यादा हो रही है कि महिलाओं का वोट बढ़ चढ़ कर एनडीए की तरफ गया, न तो वो इस चुनाव में गया, न 2015 के चुनाव में गया, न ही 2010 के चुनाव में गया। मेरा ये कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? ये आंकड़ों के नजरिए आ रहा है। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। ध्यान रखिए इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके वोट एनडीए की तरफ नहीं गए, उनका झुकाव एनडीए की तरफ रहा, लेकिन वो इतना बड़ा झुकाव नहीं है जितना हम और आप या बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे जो रीडर्स हैं, बहुत सारे जो चुनाव को देख रहे हैं वो ऐसा समझते हैं। इतना झुकाव नहीं है, मामूली झुकाव है, 2 से 3% का झुकाव है।
लेकिन वो झुकाव उनको एक बढ़त इसी के लिए देती है क्योंकि महिलाओं का जो टर्नआउट है वो बहुत हाई हो गया है, और टर्नआउट हाई है और वोटरों में प्रोपोर्शन उनका बराबर है। नहीं, तो लेकिन आपने ठीक, बार ज्यादा था 2015 के चुनाव में 7% ज्यादा था वोट टर्न, और 2020 के चुनाव में तो सिर्फ 5% वोट ज्यादा है। टर्नआउट कम है। एक तरफा हुआ होता और महिलाओं का टर्नआउट 2015 के चुनाव से भी ज्यादा हुआ होता तो एनडीए को बड़ी जीत मिलती। उनकी बड़ी जीत नहीं हुई है। ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं का वोट उनकी तरफ है, लेकिन उतना नहीं है जितना ओवर स्टेटमेंट कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी से जुड़ा सवाल सेफोलॉजी को लेकर है कि जो बहुत सारे हमारे मित्र सेफोलॉजिस्ट हैं वो अपनी गलतियों के लिए एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये महिला जो थी वो साइलेंट वोटर थी, इस वजह से जो चुनाव की गणित को समझने में गड़बड़ी। दो बातें, एक तो आपने साफ कर दिया कि इस तरह की बड़ी कोई बदलाव नहीं हुआ महिलाओं के वोट में। दूसरी बात, वो साइलेंट वोटर क्या वोटर है ना, तो क्या आप उनको अपनी स्टडी में शामिल नहीं करते हैं? या आपको लगा अचानक कि भाई महिलाएं भी वोट देने लगती हैं? हमने तो देखा ही नहीं था। देखिए, पहले मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये मान बैठना कि सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे पोल फेल हो गए, हम अपने आंखों को और कान को खुला नहीं रख रहे हैं। इसका आकलन कैसे किया जा रहा है? एक दो एजेंसी ऐसी है जिनका एक बहुत एक ऑरा बन गया है, और चूंकि उनका एक तरफा अनुमान था और उनके अनुमान बहुत गलत हुए हैं, इस वजह से ऐसा लगने लगा है कि जो सारे के सारे फेल हो गए। आप वोटों का अनुमान देखिए और सीटों का भी अनुमान देखिए। मैं तो जो लोग हैं जिन्होंने एक तरफा एकदम एक तरह से उनके डायरेक्शन से, उनको अगर आप अलग कर दें और इसके अलावा बाकी जितने अनुमान आए हैं एग्जिट पोल के, उनको गौर से देखने की जरूरत है। नहीं, उनको गौर से देख रहे हैं, लेकिन सीट का डिफरेंस तो उनमें भी बहुत ज्यादा है सर। वोट परसेंटेज, अब ये वोट परसेंटेज भी एक्सक्यूज है मेरे लिए, क्योंकि एज ए वोटर मैं आपकी वो बात एक्सक्यूज नहीं है। मैं समझा, मुझे थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट दीजिए, मैं समझा। कॉमन मैन, मैं आपके वोट परसेंटेज 2-3 सीट शेयर को देखता हूँ, सीट शेयर को खासतौर से प्री पोल में मैं देखता हूँ। नहीं, क्यों देखते हैं? सीट से प्री पोल, मेरे वोट देने पर करता है। मेरा जैसा जो कॉमन वोटर है, जो अक्सर ये सोचता है कि जिसकी सरकार बन रही है उसको वोट दूं, और संजय जी ने कह दिया कि भैया ये पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ आ रही है, तो वो जो स्विंग वोटर है, जिसका मैं बाद में भी जिक्र करूंगा, वो चला जाता है उसके पास। नहीं, मैं पूछता हूं कि कभी आपने क्या ओपिनियन पोल देख करके अपना मन बदला? विजय जी, कभी आपने ओपिनियन पोल देख के मन अपना बदला? स्विंग वोटर की बात कर रहा हूं जिसका आप जिक्र करते हैं, आपने लिखा है खुद ने। कोई भी स्विंग वोटर वो है जो लास्ट डे वोटिंग पर फैसला कर, लास्ट डे फैसला करता है, लेकिन हमने कभी नहीं लिखा कि लास्ट ओपिनियन पोल देख के फैसला करता है। उसके फैसला करने, आखिरी में फैसले करने की कई वजह है। वजह यह है, पहली वजह वो उम्मीदवार को देखता है, कैंपेन को देखता है, और उसके साथ ही साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो एक मूल फैक्टर वही होगा कि वो ओपिनियन पोल देख करके बदल देता है, ऐसा नहीं है ओपिनियन पोल देख के बदल देते हैं। अच्छा, एक सवाल और, फिर हम सेफोलॉजी पे करेंगे। एक सवाल और है, कास्ट कम्युनिटीज को मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी आपने जिस तरह से डिकोड किया है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो वो इंटरेस्टिंग चीज है कि कास्ट एंड कम्युनिटीज को आपने जब डिकोड किया है तो एनडीए को ब्राह्मण 52%, भूमिया 51%, राजपूत 55%, अदर अपर कास्ट 59% वोट देते हैं। महागठबंधन को यादवों ने 83% वोट दिया है, एनडीए को कुर्मी जो नीतीश कुमार जी की जाति है, कास्ट है, उसको 81 लोगों ने वोट दिया है, और मुस्लिम्स ने 76% वोट दिया है एमजीबी को। तो इसका मतलब ये भी साफ है कि बिहार का इलेक्शन वैसा ही हुआ जैसा हमेशा होता है, जातिगत आधार पर। और जो मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मैं तो इससे 2 कदम आगे बढ़ के आर्ग्यू, एनडीए जो है अपर कास्ट का गठबंधन है। मैं तो 2 कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि जब कैंपेन हो रहा था और युवाओं की जो भीड़ उमड़ रही थी तेजस्वी यादव के रैलियों में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जाति पाति के गठबंधन पर जो वोट पड़ते हैं वो इस बार टूटेगा, और लोग बड़े कम से कम युवा बड़े सेकुलर तरीके से मुद्दों पर के आधार पर वोट डालेंगे। लेकिन अगर चुनाव के नतीजों को देखें, और ये आंकड़े उस बात के कहीं ना कहीं और की पुष्टि करते हैं कि ये चुनाव, बिहार का 2020 का चुनाव, पिछले अगर कई चुनाव से तुलना करें
इसमें जाति आधारित वोट कहीं ज्यादा और मुखर हुए हैं कंपेयर टू पुराने पिछले इलेक्शन। 80% यादव वोटिंग फॉर महागठबंधन, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तकरीबन इनके 70-72% यादवों का वोट आरजेडी को मिलता रहा है। अगर आप मुस्लिम मतदाताओं को देखें, 74-75% वोट इनकी तरफ, इनके पक्ष में। ऐसा कभी आप पोलराइजेशन कभी देखने को नहीं मिला। कुर्मी मतदाताओं को देखें, 80 से भी ज्यादा। कभी इतना पोलराइजेशन नीतीश कुमार के फेवर में नहीं हुआ। अपर कास्ट का वोट वैसा ही रहा है बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ जैसा पहले रहा है। तो जाति आधारित वोट तो इस बार और कहीं ज्यादा, इसमें ज्यादा पैनापन आया कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। तो ये मान लेना कि जाति आधारित वोट नहीं पड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम इस बात को मान बैठे कि जाति आधारित वोट इन चुनाव में नहीं हुआ। अब थोड़ी सी बात साइकोलॉजी पे समझना चाहता हूं मैं कि हम इन चुनावों में, मतलब आम चुनावों में 3 तरह के सर्वे स्टडी करते हैं। एक प्री पोल सर्वे करते हैं आप, दूसरा पोस्ट पोल सर्वे या एग्जिट पोल करते हैं, और तीसरा आप पोस्ट पोल कर रहे हैं, जिसे तो स्टडी के तौर पे कहना चाहिए, डिकोडिंग कहना चाहिए। तो प्री पोल और एग्जिट पोल में क्यों इतना बड़ा फर्क आता है, पहली बात। और फिर एग्जिट पोल से भी हम जब पोस्ट पोल पर स्टडी पर आते हैं तो वो बहुत एक बड़ा फर्क क्यों दिखाई देता है? क्या इसको जो बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के खिलाफ हैं वो उसे साइंटिफिक नहीं मानते? आप कैसे इसको देखते? देखिए, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल में मैं खाली जो फर्क है पहले मैं वो स्पष्ट कर दूं। एग्जिट पोल जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन किया जाता है, वोटर एग्जिट करता है पोलिंग स्टेशन से, तो बाहर निकलता है, आप उस समय उससे सवाल पूछते हैं। हम पोस्ट पोल करते हैं, हम उस समय नहीं पूछते, हम उनके घरों पर जाकर के पूछते हैं, और पोलिंग और काउंटिंग के बीच जो हमारे पास समय होता है उस उनके पास जाते हैं। पोस्ट पोल का अर्थ ये नहीं कि चुनाव नतीजों के बाद नहीं करते, लेकिन हम वो बात हम बूथ पर खड़े होकर नहीं पूछते। दोनों में फर्क यह है, जब हम बूथ पर खड़े हैं तो हम रैंडमाइज सिलेक्शन ऑफ वोटर्स नहीं कर पाते। अगर मैं अगर उदाहरण दूं कि मुझे दिल्ली के मतदाताओं से बात करनी है, और अगर मैं पार्क में चला गया तो पार्क में मैं उसी से बात करूंगा जो पार्क पे आए हैं, और वहां पे जिस तरह के लोग होंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन पोस्ट पोल में, तो ये एग्जिट पोल का एक उदाहरण है कि आप एक बूथ पर खड़े होते हैं, जो लोग आते हैं, और वहां पे जो मुखर लोग होते हैं उनसे शायद ज्यादा इंटरव्यू हो जाता है, आप नहीं चाहे अनचाहे भी। जब हम पोस्ट पोल सर्वे करते हैं तो हम मतदाताओं को एक तरह से रैंडमाइज सिलेक्शन करते हैं वोटर लिस्ट से, तो उसकी सिलेक्शन साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक का मतलब जो रैंडम करते हैं, और हम उनके घरों पर जाते हैं, तो उन लोगों के पास जाकर के एक तो ये सर्वे करने की विधि का फर्क है, और दूसरी बात यह है कि जिसका जिक्र आपने किया कि ये थोड़े स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा सवाल पूछते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि इसके इन चुनावों को एक अर्थ भी, इसका एक अर्थ निकाल सके, तो हम ज्यादा सवाल पूछ पाते हैं। पोस्ट पोल से जुड़ा नहीं, मैं प्री पोल एग्जिट पोल में इसलिए मेंटेन हो उस व्यक्ति ने किसको वोट किया। पोल के लिए माना जाता था, मैं बता रहा हूँ प्री पोल और एग्जिट पोल में। मैं सवाल इस पर कर रहा हूँ कि प्री पोल जब दे रहा है तो ये प्री पोल से जब गलत आ रहे थे तो ये माना गया कि प्री पोल में वोटर अपना मन नहीं बताता आपको, इसलिए उसकी चांसेस कम होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बारे में ये माना जाता है कि जैसे ही वो वोट देकर आया है तो नॉर्मली वो झूठ नहीं बोल रहा, मतलब आपको गलत नहीं बता रहा। नहीं, वो झूठ तो हम तो कभी नहीं मानते कि वो झूठ बोल रहा है, चाहे हमारे ओपिनियन पोल गलत हो, एग्जिट पोल गलत हो, मैं कभी नहीं मानता कि वोटर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे, एग्जिट पोल में ये माना जाता है, एग्जिट पोल में ये माना जाता है कि एग्जिट हो गया, वोटर वोट देकर के आया है, अब उसका मन नहीं बदल सकता, तो उसने जिसको कहा है वोट दिया है वो उसने उसी को वोट दिया है। प्री पोल जब हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, पोल पर ही मैं बात करना चाहता हूँ कि इसी पर कि जब हम ये मानते हैं, संजय साहब ये मानते हैं कि एग्जिट पोल के देने के बाद जब वो बात कर रहा है तो वो मन नहीं बदल रहा और बता देगा, तो फिर एग्जिट पोल के नतीजे इतने गलत क्यों आते? फिर मैं दोहराऊंगा, एग्जिट नतीजों को गलत या सही साबित करने का पैमाना क्या है? आप कैसे नापेंगे कि एग्जिट पोल सही है गलत है? अगर आप सिर्फ सीटों को देखते हैं तब तो इस बार के सारे एक तरह से सारे एग्जिट पोल गलत हैं। लेकिन क्या वही एक पैमाना है नापने का? वोट प्रतिशत भी देखें कि वोटों का आकलन कितना है। और अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि वोट आप कई बार एस्टिमेट ठीक कर लेते हैं, लेकिन वोटों को जब सीटों में कन्वर्ट करते हैं
तो वो सही नहीं हो पाता, नहीं होता है। और उसकी वजह है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कवच है और अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके वोट एस्टिमेट सही आते हैं, फिर आपके सीट सही क्यों नहीं आते। मैं तो कहता हूं ये दोनों गठबंधनों को जब बराबर बराबर वोट है तो ये किससे जाके सवाल पूछे कि वोट तो हमें बराबर आया, हमारी सीटें कम क्यों हैं। बीएसपी को 20% वोट आया था 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में, सीटें एक भी नहीं थी। बीएसपी को तो जाके इलेक्शन कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन करना चाहिए। 20% वोट हमारे हैं, हमारे सीटें क्यों नहीं आई, 0 सीटें क्यों है। बीजेपी को हमेशा कर्नाटक में कम वोट आता है, सीटें ज्यादा आती है। 30-30 सीटों का फर्क है, 2% वोट कम है बीजेपी का। कांग्रेस को हमेशा वोट ज्यादा है, कर्नाटक में सीटें हमेशा कम आती हैं। कांग्रेस किसके पास जाके प्रदर्शन करे। 2009 का लोकसभा चुनाव 18.6% वोट है बीजेपी के पास, सीटें हैं 116। 2014 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के पास 19.6% वोट है, 1% वोट ज्यादा है, सीटें कितनी है, 44 हैं। क्या करें, सवाल किससे पूछें, भारत के मतदाताओं से पूछें, भारत के इलेक्टोरल सिस्टम से पूछें, इलेक्शन कमीशन से पूछें, किससे पूछा जाए सवाल। ये क्यों है, क्योंकि ये विषमता है, ये विषमता नहीं है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम का है। तो जब एक जैसे वोट पर भी सीटें अलग होती हैं, वोट कम आने पे भी सीटें ज्यादा और कम हो जाती हैं, तो वोटों का सही आकलन को सीटों में सही तब्दील कर देना, आप पोस्टर से कैसे उम्मीद करते हैं कि उसकी हमेशा वोट टू सीट ट्रांसफर हमेशा सही होगा। भाई ऐसे नतीजे ही नहीं आ रहे हैं। मैंने तो इतने एग्जाम्पल दे दिए, 20 और एग्जाम्पल। जो सीट का जो डिक्लेरेशन है या सीट्स का जो आप प्रेडिक्शन करते हैं उसको बंद ही कर देना चाहिए, पहली बात। मैं तो इसको 2% इसका पक्षधर हूं कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप बड़ी बातें करें कि ये किस पार्टी का जनाधार कितना है, कौन सी पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। मैं इस बात का तो बिल्कुल पक्षधर हूं कि सीटों का अनुमान लगाना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ बात करनी चाहिए कि ये स्थिति है, ये पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। और अगर इसमें बार बार गलतियां होती हैं कि भाई आप कहते हो पार्टी ए आगे और हमेशा पार्टी बी आगे निकलती है, और इसमें भी हम बार बार कहते हैं 2 से 2.5 से 3% एरर ऑफ मार्जिन होता है, उसको ध्यान में रखा जाए। अगर अब ये समय है, मुझे लगता है कि हमें अपने पोस्ट पोल के जो वोट प्रेडिक्शन है उसकी चर्चा करनी चाहिए। हमने एनडीए को 36% वोटों का अनुमान किया था और महागठबंधन के लिए 39% और अदर्स के लिए 25%। वोट कितने आए हैं, हमने 36% का अनुमान किया, उनको 37.3% वोट है। हमने 39% का अनुमान किया गठबंधन के लिए, उनका वोट भी 37.2 है। 1% इधर ऊपर ज्यादा है, 1.5% नीचे है उधर। हमने 25% कहा, उनको 25.3% वोट है। अब ये ±3% एरर की गुंजाइश हमेशा रहती है, जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं। क्या ये उस एरर मार्जिन में नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद भी अगर लोग कहें कि आपका एग्जिट पोल तो कंप्लीट फेलियर था, ये कंप्लीट फेलियर नहीं है। ये कहते हैं कि आपने वोटों का अनुमान सही लगाया। अब मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा सी वोटर का, जिसको यशवंत देशमुख करते हैं। आपने कभी उनके वोट का अनुमान देखा इन चुनाव में? लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया है कि सारे एग्जिट पोल फेल हैं। उन्होंने 36.3% या 36.6% एनडीए के लिए किया था और 37.7% महागठबंधन का अनुमान है। इससे और बेहतर अनुमान कैसे लगाया जाए? तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के सारे गलत हैं। पैमाना तय करना होगा, किस पैमाने पर हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, आखिरी सवाल के तौर पर दिख रहा हूं, कि हमारा जो सैंपल सर्वे होता है, सैंपल जो है, सैंपलिंग जो है वो बहुत कम होती है, मतलब सभी पोलस्टर्स की, और वो हो भी नहीं सकती 130 करोड़ के देश में या 12 करोड़ के एक राज्य में जहां पर 9 करोड़ वोटर हो, 8 करोड़ वोटर हो, तो कितना सैंपल। तो क्या आपको लगता है कि सैंपल जो है वो भी एक बड़ा होना चाहिए या इतने से काम चल जाएगा? और ये कहना कि चावल की उसमें डेगची में हम एक चावल से चावल का अंदाज लगा लेते हैं, तो वोटर तो चावल है नहीं, यहाँ तो इतना प्लूरलिटी है, इतना ये वैसी ही बात हो गई कि महागठबंधन के समर्थक ये कहें
कि हमें तो सिर्फ 12,224 वोटें ही कम आई एनडीए के मुकाबले। तो अगर बिहार में 25,000 और वोटर होते तो शायद हम जीत गए होते चुनाव, या हिलसा जैसी कंस्टिट्यूएंसी जहां सिर्फ 13 या 14 वोट से अंतर हुआ, तो ये कहे कि सिर्फ अगर वहां 50 वोटर और होते तो हम चुनाव जीत गए होते। ये तर्क उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो नासमझ हैं, जिनको इस बात की कोई समझ नहीं है। मैं थोड़ा इसको असर्ट करके बोल रहा हूं क्योंकि आपने देखा नहीं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग इन बिहार के चुनाव में भी कुछ लोगों ने 60-65 हजार का सैंपल लिया, और वो कितना उनका आकलन गलत है। हमारा सैंपल तो सिर्फ 3,500 का था। मैं ये नहीं कह रहा कि 3,500 आप कि सिर्फ 3,500 का ही ले, लेकिन ये धारणा बना लेना कि छोटे सैंपल, आप उनके 65,000 के सैंपल को भी लोग कह रहे थे कि आपका तो सैंपल बड़ा छोटा है, और आप देखिए आपने 65,000 का सैंपल लिया, फिर भी आपका आकलन बहुत गलत है। हमने 3,500 का सैंपल लिया, हमारा आकलन उनके आकलन से बहुत नजदीक है। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि जिन्होंने 65,000 का सैंपल लेके जिनका आकलन गलत हुआ, वो बार बार गलत करते हैं। आप उनके पिछले 4, 5, 6, 7 चुनाव को देखें, कितना सटीक आकलन था उनका। अब उनका एक आकलन बिहार का गलत हो गया, तो एक ही, जो कहते हैं ना, एक ही पेंट से सबको पेंट कर देना, मुझे नहीं लगता है कि सही है। इसको थोड़ा गौर से थोड़ा विचार करें। एक बार क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार जाती है फाइनल खेल, विराट कोहली, और उसके पहले कि उन्होंने तमाम 20 मैचें जीत ली, तो आपने उनकी पूरी 20 मैच जीतने की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया, क्योंकि वो तो फाइनल मैच हार गए। फाइनल मैच वही मैं कह रहा था कि लेकिन 10 मैच पहले उन्होंने जीती है। फाइनल मैच हार जाते हैं तो फिर वो 10 मैच बराबर हो जाते हैं ना। अब ये तो नजरिया है देखने का कि अब कोविड का समय है, कोई एक डॉक्टर है, वो उन्होंने 2,000 मरीजों को ठीक कर दिया, लेकिन उनके हाथ से 3 मरीज वो नहीं ठीक कर, और अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया। तो क्या हम कह दें, या 10 मरीजों का डेथ हो गया, तो क्या हम कह दें कि वो डॉक्टर तो बकवास है, क्योंकि उनके हाथ से तो 10 मरीजों का डेथ हो गया। फिर वो डॉक्टर किस काम का जब उसने 10 मरीजें नहीं बचाए? वो तो बेकार है। उसने तो 2,000 मरीजों को बचा लिया, वो तो उसका काम है, क्योंकि उसको मरीज बचाना है। 10 मरीज उनके हाथ से क्यों नहीं वो बचा पाया? ये तो हर चीजों, हर किसी भी आप फील्ड में है, पुल बनाए जाते हैं और पुल गिर जाता है। लेकिन क्या एक पुल के गिरने से वो इंजीनियर जिसने अपनी 30 साल का एक्सपीरियंस, हम कहते हैं कि वो इंजीनियर फेक इंजीनियर है? नहीं, लेकिन वो फिर इस आधार पर वो इंजीनियर को सजा नहीं मिलेगी, ये तो नहीं होता ना। उस एक पुल के गिरने की मैंने कब कहा सजा नहीं दीजिए? सजा दीजिए, जिस तरह की सजा मैं तो कह रहा हूं, जिस सजा इसमें यही है कि हर आदमी अपने फेलियर से सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उस फेलियर से सीखने का ये मतलब नहीं होता है कि नए चैलेंजेस नहीं आते। आज देश दुनिया भर के डॉक्टर जूझ रहे हैं इस कोविड-19 से को समझने के लिए, लेकिन आने वाले 6 महीने में 7 और 3 साल पहले चिकनगुनिया के बारे में लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके 5 साल पहले कोई और बीमारी के बारे में स्ट्रगल कर रहे थे, स्वाइन फ्लू के बारे में स्ट्रगल कर रहे थे। आज यही डॉक्टर्स अगले 6 महीने में उन्होंने कोविड का इलाज निकाल लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आने वाले समय में 3 साल बाद कोई उनको और चैलेंजेस नहीं होंगे। उनके पास नए चैलेंजेस आ जाएंगे, तो उनको नए चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। आखिरी सवाल के चैलेंजेस हैं, हर प्रोफेशन में चैलेंज है। ठीक है, नहीं मैं उस तरह से आलोचना नहीं कर रहा, और मैं तो बहुत समर्थक हूँ पूरी नहीं, मैं तो आलोचना के लिए तैयार हूँ, मैं जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। इस पूरे चुनाव का क्या मैसेज है हमारे पोलस्टर्स के लिए और वोटर्स के लिए, कि वो पोलस्टर्स पर भरोसा करें या ना करें, खासतौर से जो प्री पोल सर्वे है उस पर? मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। एक दुकानदार है जहां पे कि हमें पता है कि वो सामान बहुत ही खराब बेचता है, हमेशा उस दुकान में आपको खराब सामान मिलता है। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी है उन खरीदारों की कि उस दुकान पे ना जाएं, और अगर खरीदार उस दुकान पर नहीं जाएंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। दुकानदार की जिम्मेवारी नहीं है कि वो बिल्कुल तो आपने पॉलिटिकल नहीं ला सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एग्जिट पोल पर लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है, पार्टियों को भरोसा बिल्कुल नहीं है, जर्नलिस्ट को भरोसा बिल्कुल नहीं है, टेलीविजन चैनल्स को बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगले चुनाव से बंद कर दें, बिल्कुल ना दिखाएं,
कोई मीडिया हाउस किसी को एग्जिट पोल करने के लिए या प्री पोल करने के लिए कमीशन ना करे, अपने आप खत्म हो जाएगा ये सारा खेल। अगर लोगों को लगता है कि ये खेल है, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसमें मेरा एक करेक्शन है, ये बिल्कुल वैसा एक्सक्यूज है या सपोर्ट है, ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है। जैसा लोगों की दिलचस्पी है। नहीं, आपके सॉरी एक बात सुनिए कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे कहती है कि ये वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपराधी उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारे, वो तो उतारते रहे, उनका तो कोई काम नहीं है। बोला आपने देखा था अपराधी था, आप मत देते वोट। ये बिल्कुल वैसा उदाहरण नहीं, उदाहरण वैसा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है, लोगों को लगता है कि ये फेक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको लगता है ये फेक है, ये बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसको हम क्यों देखें, क्यों सुने, क्यों पढ़ें, तो आप बंद कर दें पढ़ना। आप ना सुने, नहीं सुनेंगे तो अपने आप लोग करना बंद कर देंगे। अगर मैं लेख लिखूं और कोई उसको पढ़ने वाला नहीं हो, तो फिर लेख लिखने का फायदा क्या? फिर हम लेख लिखना बंद कर देंगे। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसकी विश्वसनीयता इतनी जीरो है, तो फिर लोगों को बंद कर देना चाहिए। पोलिस्टर्स के लिए कोई मैसेज आप देखते हैं इसमें? सॉरी, साइकोलॉजिस्ट के लिए या पोलिस्टर्स के लिए जो सर्वे करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देखते हैं इस पूरी एक्सरसाइज? मैं तो हमेशा कहता हूं कि बहुत टॉल क्लेम्स नहीं करने चाहिए। मैं इन चुनाव के मैं इन पोल्स के मद्देनजर नहीं बोल रहा हूं, जनरली कह रहा हूं कि हमारे टॉल क्लेम्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि दिक्कत यह है कि हम भी अपने कन्वीनियंस, पोलस्टर्स भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। अगर किसी का प्री पोल 2 महीने पहले का किया हुआ अगर सटीक अभी दिखाई पड़ता, तो वो उसको लेके सामने आ जाते और कहते देखिए हमने तो प्री पोल में सही किया था। तो ये बिल्कुल ही नहीं, टॉल क्लेम्स बिल्कुल ही नहीं, एज इफ कि आप बिल्कुल एकदम सटीक डॉट बाय डॉट। हमें हमेशा कंजर्वेटिव बात करनी चाहिए। कंजर्वेटिव का मतलब हम कहीं ब्रॉड ट्रेंड ये दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कई पोलस्टर्स भी ऐसे हैं जो बिल्कुल एक एक कंस्टिट्यूएंसी और एक एक चीजों की बात ऐसे सटीक तरीके से करते हैं जैसे चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने कह दिया वही सत्य है, चुनाव कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरा तो संदेश यही है, अपने आप को मैं हमेशा यही संदेश देता रहता हूं कि ब्रॉड ट्रेंड हमें पकड़नी चाहिए, ब्रॉड ट्रेंड की बात करनी चाहिए और इतना प्रिसाइज बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं सर, और धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।